हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड्स के बारे में कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, किस तरह से एनर्जी बैंड बनते हैं। तो एनर्जी बैंड है क्या बेसिकली बच्चों, कि एनर्जी बैंड्स आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। दे आर द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी बैंड किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स को, कि जब बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी बैंड मिलता है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स इकट्ठे क्यों होते हैं और एनर्जी बैंड कैसे बन जाता है। फिर चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड दो तरह के होते हैं भाई, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी बैंड आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं भाई एनर्जी बैंड? एक होते हैं हमारे वैलेंस बैंड और एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड। तो आज की इस वीडियो में ये चीजें डिस्कस होने वाली हैं कि जो हमारा वैलेंस बैंड है वो क्या है, कंडक्शन बैंड है वो क्या है, और ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बनते कैसे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनर्जी बैंड क्या है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, कि ये जब एक एनर्जी लेवल बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है तो उसे बोलते हैं एनर्जी बैंड। जैसे मान लिया ये कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, लेकिन अगर ये एक एनर्जी लेवल एक रेंज में स्प्लिट हो जाए, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाए, तो इन ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स को बच्चों क्या कहा जाता है? एनर्जी बैंड कहा जाता है। ठीक है, तो जब एक एनर्जी लेवल बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाए देन इट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। अब बात यह आएगी भैया कि एक एनर्जी लेवल इतने सारे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट क्यों हुआ। तो देखो, अब आप सबने बोहर्स एटॉमिक मॉडल तो पढ़ा है, सबने पढ़ा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है बेटा कि हर के एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं। सबने पढ़ा है भाई कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल किसी भी एटम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, और जैसे जैसे हम हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, यानी कि के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके पास अपनी खुद की एक पर्टिकुलर एनर्जी है। और एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी अलग एनर्जी है। यानी कि जो एनर्जी है एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन की और जो एनर्जी है के शेल वाले इलेक्ट्रॉन की वो इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा है। तो एक प्रॉपर ऑर्बिट्स है और उन ऑर्बिट्स में प्रॉपर एनर्जी की वैल्यू है। तो अगर मैं किसी एक एटम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं एनर्जी की टर्म्स में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ग्राफ में मैंने ले ली एनर्जी। क्या ले ली बेटा? मैंने एनर्जी ले ली। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को? अब पहले लेवल में जो मान लिया इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है उसको मैंने माना E1, दूसरे में जो एनर्जी है उसको मान लिया E2, मतलब दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उनकी सबकी एनर्जी कितनी होगी बेटा? E2। तीसरे ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी? E3 होगी। ये फिक्स होता है कि हर पर्टिकुलर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी फिक्स है कि उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी उतनी ही होगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मान लिया ये वैल्यू यहां आती है E1। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज जो E2 वाली वैल्यू वो यहां आती है, E3 वाली वैल्यू यहां आती है, E4 वाली वैल्यू यहां आती है। ग्राफ में, एनर्जी वाले ग्राफ में ये वैल्यूज यहां आती हैं सपोज। तो हम इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो लाइंस हमने ड्रॉ कर दी है, लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं किसको? एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स इस टाइम पे। कैसे लेवल्स हैं? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, अलग अलग एनर्जी लेवल। समझना है आपने, ये एक सिंगल एटम के केस में बता रहा हूं मैं आपको। तो एक सिंगल एटम के केस में हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है। हमें पता है कि फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
मान लिया फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है कि उनकी एनर्जी इवन ही होगी। और दूसरी शेल में मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पक्का है कि इसकी एनर्जी E2 ही होगी, ठीक है ना। तो हर इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर एनर्जी हमें पता है, तो उसके लिए हमें एक सिंगल एनर्जी लेवल मिलता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिलता है सिंगल एटम के केस में। लेकिन बेटा क्या सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है? सोचो, करता है? कभी सिंगल एटम देखा है? नहीं देखा है भैया। एटम तो सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि एटम तो सिंगल एटम तो बहुत छोटा होता है, वो आपने देखा भी नहीं और वैसे भी नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि एटम्स हमेशा ग्रुप बना के जुड़ के रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्रिस्टल बना के, है ना। आप मान लिया गोल्ड खरीदने जाते हो तो गोल्ड क्या है? गोल्ड इज ए क्रिस्टल ऑफ गोल्ड एटम्स। बहुत सारे गोल्ड एटम्स आपस में जुड़ गए तो वो गोल्ड बन गया। आप एल्यूमिनियम शीट लेके आते हो तो एल्यूमिनियम शीट क्या है? एल्यूमिनियम के एटम्स का एक क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे एटम्स आपस में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहीं पे फिर जन्म होता है बेटा एनर्जी बैंड्स का। बेसिकली होता क्या है कि जो सिंगल एटम है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डिस्क्रीट हैं। लेकिन बेटा जब हम क्या बनाते हैं, कोई सब्सटेंस हम देखते हैं या कोई क्रिस्टल हम देखते हैं, क्रिस्टल एक सब्सटेंस ही होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्रिस्टल 2 तरह के होते हैं, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। तो जब भी कोई क्रिस्टल बनता है वो बहुत सारे एटम्स के आपस में जुड़ने से बनता है। और जब बहुत सारे एटम्स, जैसे एक एटम ये है, ठीक है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये जब एटम्स एक दूसरे के नजदीक आके पूरा का पूरा क्रिस्टल बनाएंगे तो क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे? हाँ भाई। जब एटम्स दूर दूर है, जब एटम अकेला था, सिंगल एटम था, उसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई इंटरेक्शन नहीं था उसका किसी के साथ, तो इसलिए उस एटम के केस में हमें एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट मिल रहे थे बच्चों। लेकिन जब बहुत सारे एटम्स एक साथ ग्रुप्ड हो जाते हैं, बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं एक दूसरे के आसपास, तो इंटरेक्शन करने लग जाते हैं। अरे आप खुद अपनी लाइफ में देखो, अगर आपको अकेला बिठा दिया जाए कहीं पे, आप किसी से इंटरेक्शन नहीं करोगे, लेकिन आपको अगर आपकी क्लास में बिठा दिया जाए, आप हर एक से इंटरेक्शन करोगे, हर एक से बातें करोगे, है ना। करते हो ना शरारतें क्लास में बैठे हुए। तो जब एटम्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो ये भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, और इंटरेक्शंस में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किसका होता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का। कि जैसे ये एटम है तो इस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। और क्या बनने शुरू हो जाते हैं? फिर एटम्स के बीच में आपस में क्या बनने शुरू हो जाते हैं? बॉन्ड। क्या बनने शुरू हो जाते हैं? बॉन्ड। पढ़े ना बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना, पढ़े है ना। तो जब किसी भी क्रिस्टल के एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, देन दे स्टार्ट मेकिंग बॉन्ड विद ईच अदर। और वो बॉन्ड बनाने में कौन यूज होते हैं? हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाने में। तो इस वजह से जब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो पहले एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल था, पहले हमारा जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था उसका एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था इस तरह से। लेकिन जब वो इंटरेक्ट करेगा अपने पड़ोसी एटमों के साथ तो ऑटोमेटिकली उसका एक एनर्जी लेवल ना मिलके हमें ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे। मतलब अब उसकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स नहीं होगी उस इलेक्ट्रॉन की, अब हमें एक रेंज ऑफ एनर्जीज मिल गई जो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है। कि इस इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है मान लिया जिसकी एनर्जी पहले फिक्स थी E, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स नहीं रही, उसमें हमें एक रेंज मिल रही है कि इसकी एनर्जी E माइनस डेल्टा E से लेके E प्लस डेल्टा E, मतलब इतनी रेंज में कोई भी हो सकती है, कोई भी एनर्जी लेवल इसमें ऑक्यूपाई हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी, 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 कहीं भी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की पहले जो प्रॉपर एक डिस्क्रीट वैल्यू होती थी ना एनर्जी की, वो नहीं रही। अब उसकी वैल्यू एनर्जी की उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। तो तब हम बोलते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी बैंड में, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स हमें मिल गए, ठीक है ना। और ये बात पक्की है बेटा, जब एटम्स पास आते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है।
देखो ये एटम का न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर मोस्ट सेल है मान लिया, ठीक है। ये हमारा एक एटम है और ये इस एटम का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक एटम यहां पे है, उसका भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जी। अभी दूर दूर है तो दोनों के अपने अपने एनर्जी लेवल्स हैं, डिस्क्रीट हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल अभी क्या है, डिस्क्रीट। लेकिन बच्चा पार्टी क्या होता है कि जब हम इन एटम्स को पास ले आते हैं, तो जब हम इन एटम्स को पास ले आते हैं तो हमें कुछ अलग चेंज देखने को मिलता है। जब ये एटम्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है, ये जो हमारे एटम्स हैं एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मतलब ये इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा, इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। कि पहले बेसिकली होगा क्या, जब ये पास आ जाएंगे, पहले जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी एटम के न्यूक्लियस के राउंड घूम रहा था, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, 8 बनाता हुआ। क्या बनाता हुआ घूमेगा, ऐसे 8 बनाता हुआ घूमेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके एटम के अंदर से घूमेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर। जो इलेक्ट्रॉन पहले सिर्फ अपने ही न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा था, जब ये दोनों एटम्स पास है तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के पास भी घूमने लग गया। यानी कि हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। जो इलेक्ट्रॉन पहले सिर्फ इस एटम का था, अब वो इस एटम के अंदर भी जाने लग गया, आउटर मोस्ट शेल में। समझ रहे हो? इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में जाने लग गया। ये मैं जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको समझा रहा हूं कि इंटरेक्शन हो रही है तो ऑटोमेटिकली भाई इस इलेक्ट्रॉन की पक्का एनर्जी लेवल्स में चेंज आएंगे और हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ना मिलके ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। क्लियर है जी, कैसे बनते हैं एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड बेटा दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं एनर्जी बैंड, दो तरह के। एक होते हैं वैलेंस बैंड और एक होते हैं कंडक्शन बैंड। अभी बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन इनकी दे देता हूं कि वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं और कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं। तो बेटा वैलेंस बैंड बोलते हैं उन एनर्जी बैंड्स को जो किसकी वजह से मिले, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिले। मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो मिले, मतलब जिस बैंड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड हमें मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। या कह लो कंडक्शन बैंड एक ऐसा एनर्जी बैंड है जो वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर होता है, कि द एनर्जी बैंड जस्ट अबव वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर जो एनर्जी बैंड होता है उसे कंडक्शन बैंड बोलते हैं। या आप कह सकते हो कि ऐसा एनर्जी बैंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना बने। फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हो, जब कोई एटम पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाता है, जब कोई एटम नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाता है। पिंजरे का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन हमारा एटम के अंदर बंद था, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से बाहर आ जाए, आजाद हो जाए, तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कौन सा एनर्जी बैंड बनता है बेटा, कंडक्शन बैंड बनता है। तो ये तो हुई इनकी मोटी सी डेफिनेशन के वैलेंस बैंड क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। कंडक्शन बैंड क्या है, जो बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अभी हम बहुत डिटेल में जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन किया गया है सिलिकॉन का एग्जांपल लेके कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे बने, उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो अब हम एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन के क्रिस्टल का, और कैसे सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो अब मैं आपको सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं। सिलिकॉन सबको पता है एक सेमीकंडक्टर है हमारा। कितना एटॉमिक नंबर है भाई सिलिकॉन का, 14, है ना। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। अगर मैं सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या बनती है, 2 8 4, यही बनती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 2 8 4। तो यानी कि ये के शेल इसकी, ये एल शेल, ये एम शेल, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल कितने हैं, 4। तो सिलिकॉन के पास उसकी आउटर मोस्ट शेल में
4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं जी? 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। समझिए। अब ये तो हुई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपको याद हो, आपने केमिस्ट्री में इनकी एक और अरेंजमेंट भी पढ़ी है जिसमें हम ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखते हैं 1s2 2s2 2p2 2, है ना? पढ़ा है ना इस तरह का 1s2s की फॉर्म में। कैसे लिखते हैं भाई 1s2s की फॉर्म में? अगर भूल गए हो तो मैं बता देता हूं हम क्या करते हैं। ऐसे लिखते हैं पहले 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ऐसे लिखते हैं ना हम। ये s ऑर्बिटल तुमने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भाई, ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल पढ़े ना। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। p ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6, है ना? p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। ऐसे d ऑर्बिटल में इससे तो और ज्यादा आएंगे, f में और ज्यादा आएंगे, ठीक है। इसमें शायद d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो अलग अलग अमाउंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल्स में आ सकते हैं। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एटम में सिलिकॉन के 14। तो इनको हम ऑर्बिटल्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं? फिर हम इस तरह से लाइनें खींच खींच के ऑर्बिटल्स भरते हैं। सबसे पहले आएगा, देखो पहली लाइन में क्या आ रहा है? सिर्फ 1s2, तो मैंने लिखा 1s2, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया? 1s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें s ऑर्बिटल में। फिर दूसरी लाइन में 2s आ रहा है, तो सेकेंड ऑर्बिटल s का 2s2, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पूरे हो गए 14 में से, ठीक है। फिर अगली लाइन में आप ध्यान से देखो तो 2p पहले आ रहा है, तो 2p 6, तो 2 और 2 4 और 6 10, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास 2p के बाद इसी लाइन में क्या आ रहा है? देखो 3s, क्या आ रहा है? 3s, तो 3s2, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। फिर नेक्स्ट लाइन में अगर मैं खींचता हूं तो हमारे पास सिर्फ 3p आता है। 3p में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 6 10 2 12, इसमें 6 आ सकते हैं लेकिन हमारे पास 2 बचे हैं, तो 12 और 2 14। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, जो मैंने आपके सामने लिखी है बच्चों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको। और अब ये जो हमारे ऑर्बिटल्स बने हैं 1s 2s 2p 3s 3p, अगर हम इनको एनर्जी लेवल डायग्राम की फॉर्म में बनाएं तो इनकी अपनी एक डिस्क्रीट एनर्जी होगी। 1s में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपनी एनर्जी लेवल है। 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स का अपना एनर्जी लेवल है। 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स का अपना एनर्जी लेवल है। अभी यहां ये देखो कि इनमें से कौन से जो हैं ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर हैं इलेक्ट्रॉन एटम के। तो इनर इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 2 और 2 4 और 6 10, यानी कि ये जो 1s 2s और 2p है ये हमारे इनर लेवल्स हैं। कैसे लेवल्स हैं? सिलिकॉन के इनर लेवल। और जो 3s और 3p है ये हमारा आउटर लेवल है बेटा। क्या है? ये हमारा आउटर लेवल, ठीक है। सो 3s और 3p दे आर द आउटर मोस्ट, दे आर द लेवल्स फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। मींस हमारे सिलिकॉन में जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करेंगे? 3s और 3p को। समझ गए? तो चलिए अब हम डायग्रामेटिकली इस चीज को समझेंगे, इनके एनर्जी लेवल्स की फॉर्मेशन को, कैसे बनते हैं एनर्जी लेवल। तो इसके लिए बच्चों मैंने क्या किया, ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। क्या ले लिया मैंने? वाई एक्सिस। और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। क्या लेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स मतलब। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे एनर्जी। तो वाई एक्सिस पे मैंने ले ली है एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मतलब हम यहां ना एक सिचुएशन लेके चलेंगे कि हम सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाना चाहते हैं। शुरू में हम मानेंगे कि सिलिकॉन के एटम्स बहुत दूर दूर है। जब बहुत दूर दूर है तो किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। फिर हम देखेंगे क्या होगा जब ये पास आएंगे। तुम पास आए, है ना, जब ये गाना गाएंगे ना कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, है ना, गाना है ना, कुछ कुछ होता है। तो भाई कुछ कुछ होगा, क्या होगा? वो कुछ कुछ एनर्जी बैंड बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे। तो होता क्या है कि ये हमारे एटम्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है।
धीरे 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 क्या आएंगे, एक दूसरे के पास 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 पास। जैसे जैसे पास आएंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स में क्या देखने को मिलेंगे, हमें चेंज देखने को मिलेंगे। धीरे 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 जब ये एक्चुअल डिस्टेंस पे आ जाएंगे, जो किसी क्रिस्टल में होती है एटम्स के बीच एक्चुअल डिस्टेंस, तब हमारे एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे, वैलेंस बैंड और कनेक्शन बैंड। तो हम यहाँ ग्राफिकली इसको दिखाने वाले हैं कि जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स में क्या चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पे मैंने ली है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या ली है बेटा मैंने यहाँ पे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पे मैंने ली है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे मैंने क्या ली है, एनर्जी। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफिकली, अब मैं इसमें जो डिस्टेंस है पॉइंट्स ले लेता हूं, कुछ अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेता हूं कि ए बी सी डी, कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं। इन पॉइंट्स की जस्टिफिकेशन अभी बता दूंगा कि मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, ये मैंने पॉइंट लिया यहाँ ए, यहाँ पे ये पॉइंट लिया मैंने बी, यहाँ पे ये मैंने पॉइंट लिया सी, और ये हमारा पॉइंट है बेटा डी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने ले लिए ए बी सी डी। अब जो ये डी पॉइंट मैंने लिया है ये है कि जब एटम्स बहुत दूर हैं, मतलब ये जब ये डी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां से लेके ये, यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ना ग्राफ में, ये दिखाती है कि एटम्स बहुत दूर है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। और जो ए है ये क्या दिखाता है, एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को। किसको दिखाता है, एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन द क्रिस्टल, कि जब एक्चुअल जो सच में होती है एटम्स के बीच की डिस्टेंस, उसको दिखाता है पॉइंट ए। ठीक है, अब पहले हम यहां से बात करते हैं पॉइंट डी पे। कहां पे, पॉइंट डी पे। मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे बाउंड्रीज बना लेता हूं, इन डिस्टेंसेस के कॉरस्पॉन्डिंग डॉटेड डॉटेड, टू 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 टू। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे एटम्स बहुत दूर हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स कैसे बनेंगे। तो देखो, प्रॉपर डिस्क्रीट होंगे। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p, इनकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होगी। ये मान लिया हमारा एनर्जी लेवल है 1s वाले ऑर्बिटल के लिए, ये हमारा एनर्जी लेवल है 2s वाले ऑर्बिटल के लिए, ये हमारा एनर्जी लेवल है 2p वाले ऑर्बिटल के लिए, और ये हमारा एनर्जी लेवल है आउटर मोस्ट शेल के 3s वाले ऑर्बिटल के लिए, और ये हमारा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है 3p के लिए। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हो, जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें साफ साफ दिख रहा है बेटा इस डायग्राम में कि जब एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जब एटम्स बहुत दूर हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट हैं। देखो, हमें 1s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी। यही हमें पता है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें हमारे पास कितने थे, 6 थे, है ना। उसके बाद हमारा 3s ऑर्बिटल आ जाता है और फिर क्या आ जाता है, 3p ऑर्बिटल आ जाता है। और 3s वाले में अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और 3p वाले में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हो 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 3p लेवल में है। लेकिन अभी सभी के एनर्जी लेवल्स क्या है, देखो डिस्क्रीट है। मींस 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के, उनके लिए एक प्रॉपर ऑर्बिट हमें मिल रहा है। प्रॉपर मतलब एनर्जी वैल्यू हमें मिल रही है इतनी, इसके लिए भी एक प्रॉपर एनर्जी वैल्यू ग्राफ में हमें मिल रही है इतनी। अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हम डिस्टेंस को कम करने लग जाते हैं। तो एक्चुअल में बेटा क्या होता है कि जब हम डिस्टेंस को कम करेंगे, मान लिया अब हम डिस्टेंस डी से कम करते करते एटम्स के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी कर दी, सी कर दी। कितनी कर दी, सी। तो जब हम सी डिस्टेंस तक इनको कर देंगे कम, तो हम देखेंगे इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लेवल्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कोई इंटरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब एटम्स पास आ रहे होंगे तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो थोड़ा नजदीक आने लग जाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देंगे। और सी पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं, सी पॉइंट के पास आते आते हमारा जो
सिस्टम है। अब यहां अब एक चीज और ध्यान रखो, हमारे पास सपोज कितने एटम्स हैं जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, n एटम्स। अब इस चीज को ध्यान से समझना, यहीं पे उलझते हैं बच्चे, ठीक है बेटा। हमने माना कि सपोज हमारे पास कितने एटम्स हैं, टोटल n एटम्स हैं सिलिकॉन के। कितने एटम्स हैं सिलिकॉन के, n एटम्स, जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं। अब इन n एटम्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है, जरा ध्यान से देखना। अब हमें पता है एक एटम के अंदर जो s ऑर्बिटल होता है, उस एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो n एटम्स है हमारे पास टोटल, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने एनर्जी लेवल हुए, देखो कितने एनर्जी लेवल हुए, 2n एनर्जी लेवल हुए, किसके लिए, 3s के लिए। कितने एनर्जी लेवल हुए हमारे पास, 2n। बट देखो हम यहां बेसिकली क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का एक लेवल होगा। जैसे यहां पे देखो 3s2 का मतलब है यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस एक लेवल में हैं। लेकिन जब हम एटम्स को पास लेके आ रहे हैं और हमारे पास टोटल n एटम्स है, बच्चों ध्यान से समझो इस बात को, टोटल कितने एटम्स हैं, n एटम्स। और एक एटम में, सिंगल एटम में, अगर मैं सिंगल एटम की बात करता हूं बेटा, तो सिंगल एटम में 3s ऑर्बिटल में, 3s ऑर्बिटल में कितने एनर्जी लेवल है, 2 एनर्जी लेवल। कितने, 2। एक एटम में, सिंगल एटम में 3s के अंदर 2 एनर्जी लेवल है। तो ऑब्वियस सी बात है n एटम्स में कितने होंगे, 2 इंटू n। ये चीज कितनों को समझ में आई, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा 3p ऑर्बिटल है, सिंगल एटम में 3p ऑर्बिटल में टोटल कितने एनर्जी लेवल होंगे, 6। कितने होते हैं, 6 एनर्जी लेवल होते हैं। तो अगर हमारे पास n एटम्स है तो इसका मतलब 3p लेवल में हमारे पास टोटल कितने एनर्जी लेवल हुए, 6n। कितने हुए, 6n हुए। लेकिन क्या ये सारे के सारे एनर्जी लेवल भरे हुए हैं, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि p ऑर्बिटल में, एक एटम के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब एक सिंगल एटम के 3p ऑर्बिटल में 6 एनर्जी लेवल है टोटल। इन 6 में से 2 एनर्जी लेवल तो फिल्ड है, क्योंकि 2 में इलेक्ट्रॉन है। देखो 3p2, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में इलेक्ट्रॉन है, और बाकी के 4 क्या है बेटा, अनफिल्ड है। बाकी के 4 क्या है, अनफिल्ड। क्लियर है यहां तक। अब यानी कि अगर मैं 3p लेवल की बात करूं, अभी जब एटम्स बहुत दूर हैं, तो 6n में से 2n तो फिल्ड होंगे और 4n क्या होंगे, अनफिल्ड होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं अपने क्रिस्टल को देखूं ओवरऑल, तो ओवरऑल मेरे क्रिस्टल में आउटर मोस्ट शेल के लिए, किसके लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक बात तो क्लियर है कि टोटल कितने एनर्जी लेवल्स हैं, 8n। देखो 2n 3s के लिए और 6n इसके लिए, तो 6n प्लस 2n 8n है ना। 6n p ऑर्बिटल से और 2n हमारे s ऑर्बिटल से, तो टोटल कितने हुए, 8n। तो टोटल एनर्जी लेवल्स हमारे पास कितने हैं बेटा, टोटल एनर्जी लेवल्स n एटम्स के लिए आउटर मोस्ट शेल्स में टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हैं हमारे पास भाई, 8n। अब इन 8n में से 4n लेवल तो हमारे फील्ड है। 4n कैसे फील्ड हुए, 2n 3s शेल में 3s ऑर्बिटल में भरे हुए हैं, और 2n p वाले ऑर्बिटल में भरे हैं, तो 2 + 2 4, तो 4n फील्ड है, और बचे हुए 4n अभी अनफिल्ड है ना। तो टोटल हमारे पास 8n लेवल्स हैं एटम्स के, उनमें से 4n लेवल तो फिल्ड है और 4n लेवल अनफिल्ड है। अब होगा क्या बेटा कि जब ये पास आने लग जाएंगे तो हमारे जो 3s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके जो एनर्जी लेवल थे वो फिक्स नहीं रहेंगे। फिक्स होने की बजाय वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे, स्प्लिट। स्प्लिट होने का मतलब है कि हमारा पहले सिंगल एनर्जी लेवल था, अब हमें एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स मिल रहा है। ये मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती थी, एक सिंगल एनर्जी, सिंगल लेवल, अब उसके बहुत सारे लेवल्स हैं, इनमें से किसी भी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकती है। तो एक रेंज आ जाएगी हमारे पास एनर्जी की, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं रहेगी, एक रेंज आ जाएगी। ऐसे ही हमारा 3p ऑर्बिटल भी क्या हो जाएगा बेटा, स्प्लिट हो जाएगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस c पे। ठीक है। अब क्या हो अगर हम और डिस्टेंस कम करें, जब और डिस्टेंस कम करेंगे तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर एक अजब चेंज देखने को मिलेगा बच्चों। जब डिस्टेंस और कम होगी
तो अभी तो क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक हमें पता है जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 3s लेवल के हैं, और यहां से लेके यहां तक जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी 3p लेवल के हैं। लेकिन जब हम डिस्टेंस बहुत कम कर देंगे एटम्स की, तो ये एनर्जी लेवल्स आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, आपस में ओवरलैप। यानी कि जब डिस्टेंस b हो जाएगी, बहुत कम डिस्टेंस पे हम ले आएंगे, तो हमारे सारे के सारे जो 8n एनर्जी लेवल्स हैं टोटल, वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। अब आपको यहां से लेके मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से लेके यहां तक इतनी रेंज में कहीं भी हो सकते हैं। और अब कोई डिफरेंशिएशन नहीं रही कि इलेक्ट्रॉन हमारा 3s का है 3p का है, क्योंकि अब ये ओवरलैप कर चुके हैं। अब यहां 3s का इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 3p का भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। तो अब एक रेंज बन गई, और इस रेंज में 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रही, मिक्स हो चुके हैं आपस में एनर्जी लेवल सारे। समझ रहे हो। अब क्या हो अगर हम और डिस्टेंस कम कर दें, जब हम एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस तक आ जाएं, तो जब हम बच्चे एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस तक आ जाते हैं, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें जो टोटल कितने लेवल थे हमारे, 8n लेवल थे। ये 8n लेवल स्प्लिट हो जाते हैं। ये 8n लेवल क्या हो जाते हैं बेटा, स्प्लिट हो जाते हैं दो तरह के एनर्जी लेवल्स में, इस तरह से। ठीक है, तो टोटल 8n लेवल्स हमारे स्प्लिट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अब मैंने बताया था ना आपको, 8n में से 4n तो मेरे क्या थे, फील्ड, और 4n लेवल क्या थे मेरे, अनफिल्ड, है ना, एम्प्टी, है ना। 4n लेवल मेरे अनफिल्ड थे, यानी कि एम्प्टी। तो हमारे टोटल जो 8n लेवल्स है ना बेटा, 8n एनर्जी लेवल से स्प्लिट हो जाते हैं। उनमें से जो 4n फील्ड लेवल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, अलग एनर्जी बैंड बना देते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स हमें मिल जाता है, एक एनर्जी बैंड बन जाता है अलग। देखो यहां से अलग अलग दो एनर्जी बैंड बन गए, एक ऊपर बन गया ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स नीचे बन गया। तो जो नीचे बना उसमें फील्ड है कि उसमें जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं दे आर फील्ड बाय द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर बचे हुए जो एक्स्ट्रा 4n इलेक्ट्रॉन थे जो एम्प्टी थे वो अलग हो गए। तो इसका मतलब जब हम एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो होता क्या है, एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस पे आके टोटल 8n एनर्जी लेवल्स जो हमारे पास बन रहे थे क्रिस्टल के अंदर पूरे सभी एटम्स की वजह से, उन 8n लेवल में से जो फील्ड लेवल थे 4n वो अलग हो गए, और जो अनफिल्ड थे वो अलग हो गए। अब जो ये फील्ड है, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो ये इसे बोलते हैं बेटा हम वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस बैंड बोलते हैं। और जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो खाली है, जो एम्प्टी है, इसे बोला जाता है कंडक्शन बैंड। क्या बोला जाता है, कंडक्शन बैंड। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की फॉर्म में। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे, और कंडक्शन बैंड अभी एम्प्टी है। ठीक है, तो पता लग गया वैलेंस बैंड कैसे बना, कंडक्शन बैंड कैसे बना। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो ये एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, मतलब ग्राफिकली अगर आप देखो तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन दो लेवल्स का, इसे बोला जाता है बेटा एनर्जी बैंड गैप। क्या कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है इसको, एनर्जी बैंड गैप। और सिलिकॉन के केस में एनर्जी बैंड गैप कितना होता है भाई, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि अगर वैलेंस बैंड के किसी इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी एनर्जी दे दूं तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ऊपर जो एम्प्टी लेवल से उनको फिल कर देगा और वो फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से बनते हैं बेटा एनर्जी बैंड किसी भी क्रिस्टल में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये टॉपिक समझ में आया अच्छे से या नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।